वेलकम टू इंग्लिश विद सर ताहिर। आज का हमारा टॉपिक है एपीए रेफरेंसेस एंड इन टेक्स्ट साइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट जो रिसर्च राइटिंग की तरफ जाते हैं तो उनको सबसे पहली चीज़ रेफरेंसेस और साइटेशन सिखाई जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यूजिंग इन टेक्स्ट साइटेशन include an in-text citation when you refer to summarize, paraphrase or quote from another source. For every in-text citation in your paper, there must be a corresponding entry in your reference list. यहाँ पे मकसद ये हुआ कि इन-टेक्स्ट साइटेशन आप नॉर्मली जब एपीए स्टाइल में अपने डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने पेपर को आप लिखते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल है या रिसर्च रिपोर्ट है या आपका रिसर्च पेपर है, तो आपने क्या करना होता है, रेफरेंसेस और साइटेशन दो चीज़ें आपकी हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं आपके रिसर्च पेपर को। तो हम समझते हैं इस पिक्चर के ज़रिए, इस इमेज के ज़रिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे रिसर्च आर्टिकल जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें उसके अगर हम ऐसे कंपोनेंट्स देखें तो सबसे पहले उसमें टाइटल पेज है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, फिर मेन बॉडी है, फिर रेफरेंसेस की लिस्ट आ जाती है। रेफरेंसेस यानी सबसे आखिर में जाते हैं। तो आप ये देखें जो मेन बॉडी है वो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा पार्ट होता है आपके एपीए राइटिंग का। उसमें ही इंट्रोडक्शन आता है और लिटरेचर रिव्यू आता है जिसमें आप इन-टेक्स्ट साइटेशंस लिखते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि जैसे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो सर्कल बने हुए ये 4 इन-टेक्स्ट साइटेशंस हैं और जो ब्रैकेट में है बराबर में रेफरेंस की जो लिस्ट बनी हुई है आपको नज़र आ रही होगी, तो 4 ही रेफरेंस की लिस्ट हैं। अगर इन-टेक्स्ट साइटेशन आपकी 10 हैं तो 10 रेफरेंस लिस्ट बनेगी आपकी और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएगी, ए टू जेड में जाएगी। ऐसा नहीं है कि बी पहले आ रहा है, सी पहले आ रहा है। तो ए से अगर नाम स्टार्ट हो रहा है किसी ऑथर का इन-टेक्स्ट साइटेशन में तो ए टू जेड वो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और जो रेफरेंसेस आप बनाते हैं उसको जो फर्स्ट लाइन होती है वो तो मार्जिन के साथ ही होती है, लेकिन जो उसकी सेकंड लाइन होती है उसको आप हाफ इंच इंडेंट करते हैं। इसको हैंगिंग रेफरेंसेस कहते हैं, जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। इसे हम डिटेल में समझते हैं। और मज़ीद ये कि अगर आप एक अच्छा आर्टिकल लिखना चाहते हैं, रिसर्च आर्टिकल, तो एटलीस्ट उसमें 10 इन-टेक्स्ट साइटेशंस और 10 रेफरेंसेस होने चाहिए। ये एक एग्ज़ाम्पल मज़ीद और है इन-टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट की आपके सामने कि यू यूज़ ओनली अ फ्यू बेसिक डिटेल्स। तो फ्यू बेसिक डिटेल्स आप इन-टेक्स्ट साइटेशंस में लिखते हैं और यू यूज़ ऑल ऑफ द डिटेल्स। रेफरेंस लिस्ट में मज़ीद आप डिटेल के साथ लिखते हैं, यानी जो आपने सोर्स ली, जो आपने इन-टेक्स्ट साइटेशन में कि ऑथर ने क्या कहा, आप क्या करते हैं, आपने ऑथर का नाम लिखा, लास्ट नेम आप मेंशन करते हैं ऑथर का, और उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन कर देते हैं और ऑथर ने क्या कहा ये मेंशन कर देते हैं। लेकिन रेफरेंस लिस्ट में आप क्या करते हैं, आप ऑथर का नाम लिखेंगे, आप उसका टाइटल लिखेंगे और उसके अलावा किस जर्नल में आपका पब्लिश हुआ आप उसको मेंशन करेंगे, और वेबसाइट है या जर्नल है या यूआरएल, ये सारी डिटेल आप मेंशन करते हैं रेफरेंस लिस्ट में। अब इसे हम समझते हैं हाउ टू राइट अ ब्लॉक कोटेशन अंडर एपीए। एपीए के मुताबिक जो है आप ब्लॉक कोटेशन में भी इन-टेक्स्ट साइटेशंस लिख सकते हैं और ये अपना डायरेक्ट कोटेशन हो सकती है और पैराफ्रेज में हो सकती है। तो पहले आप जो है इसको समझते हैं ब्लॉक कोटेशन। कोटेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ 40 वर्ड्स और मोर आर कंसिडर्ड ब्लॉक कोटेशन एंड आर फॉर्मेटेड डिफरेंटली दैन रेगुलर कोटेशंस। तो यानी 40 वर्ड्स है या मोर देन 40 वर्ड्स है तो आप, यानी लॉन्ग कोटेशन है आपकी इन-टेक्स्ट साइटेशन में, तो आप उसको क्या कहेंगे, ब्लॉक कोटेशन कहेंगे। ब्लॉक कोटेशंस स्टार्ट ऑन देयर ओन लाइन। तो इनकी लाइन अलग होती है, अपनी लाइन में स्टार्ट होती है ब्लॉक कोटेशन। द एंटायर ब्लॉक कोटेशन इज इंडेंटेड 5 इंचेस द सेम एज द इंडेंटेशन फॉर अ फ्यू पैराग्राफ एंड इज डबल स्पेस। तो उसको जब वो अपनी अलग लाइन में स्टार्ट होती है ब्लॉक कोटेशन, तो आप क्या करते हैं, उसको अलग लाइन में स्टार्ट करने के साथ साथ हाफ इंच उसको स्पेस देते हैं, उसको इंडेंट करते हैं, और डबल स्पेस होती है आपकी जो ब्लॉक कोटेशन है। पूरा पेपर आपका रिसर्च का डबल स्पेस होता है। ब्लॉक कोटेशंस आर नॉट सराउंडेड बाय एनी कोटेशन मार्क्स।
और कोई भी कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास उसमें नहीं आते। द पंचुएशन एट द एंड ऑफ द ब्लॉक कोटेशन गोज बिफोर द साइटेशन, यानी आप वहाँ पे पीरियड फुल स्टॉप उस क्लोज करने के बाद पेज नंबर के बाद नहीं डालते। द एंडिंग साइटेशन इज इंक्लूडेड ऑन द लास्ट लाइन ऑफ द ब्लॉक कोटेशन। द टेक्स्ट आफ्टर ब्लॉक कोटेशन बिगन्स ऑन इट्स ऑन लाइन विद नो इंडेंटेशन। अब आप ये देखें, ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई और एक एग्जाम्पल भी ब्लॉक कोटेशन की आपके सामने। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो लिखा है यहाँ पर प्रोवाइड एन इंट्रोडक्शन फॉर द कोटेशन। तो आपने पहले उसकी इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद जब आपने ब्लॉक कोटेशन शुरू की अलग लाइन में इंडेंट करके आपने लिखा कि अगर आप थर्ड इंस्ट्रक्शन देखें, इंडेंट ईच लाइन बाय हाफ इंच, नो कोटेशन मार्क्स नीडेड, और कोटेशन मार्क्स आपको नज़र नहीं आएगी यहाँ पर। फिर लास्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये नो पीरियड आफ्टर द पैरेंथीसिस, ब्रैकेट क्लोज होने के बाद जो है पैरेंथीसिस के बाद आपने पीरियड नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, लेकिन जो डायरेक्ट कोटेशन होती है उसमें आप पीरियड मेंशन कर सकते हैं। हाउ टू राइट अ डायरेक्ट कोटेशन, किस तरह लिखेंगे? अ डायरेक्ट कोटेशन रिप्रोड्यूसेस द वर्ड्स ऑफ अनदर राइटर वर्बटिम एंड इज डिस्प्लेड इन कोटेशन मार्क्स इफ़ द कोटेशन इज़ फ्यूअर देन 40 वर्ड्स। अगर कोटेशन 40 वर्ड से कम है तो आप क्या करते हैं, उस वर्बटिम वर्ड बाय वर्ड लिखते हैं, ऑथर के लफ्ज़ों को एज इट इज़ लिखते हैं। व्हेन यू इंक्लूड अ डायरेक्ट कोटेशन इन अ पेपर, इंक्लूड द ऑथर डेट एंड पेज नंबर ऑन विच द कोटेशन कैन बी फाउंड। तो जब आप इंटेक्स साइटेशन देंगे डायरेक्ट में तो आप ऑथर का नाम और डेट लिखेंगे और पेज नंबर आप देते हैं ताकि को रिलेट कर सके पढ़ने वाला रीडर इंटेक्स साइटेशन और रेफरेंसेस को। ये एग्जांपल आपके सामने है डायरेक्ट कोटेशन की। रिसर्च हैज़ फाउंड दैट लाइफ पार्टनर्स मेंटेन बोथ बायस एंड रियलिस्टिक व्यूज ऑफ अ को रिलेशनशिप ट्रेट, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। अब ये ऑथर के लफ्ज़ों को एज इट इज़ लिख लिया, ये डायरेक्ट कोटेशन हो गई। ऑथर का नाम आया ब्रैकेट में सोलोमन एंड वज़ीर, और उसके बाद कॉमा 2014 कॉमा पी स्टैंड फॉर पेज, फिर डॉट है, फिर पेज नंबर आया, ब्रैकेट क्लोज और फिर डॉट आ गया, फुल स्टॉप पीरियड आ गया। तो ये तो अगर एक से ज़्यादा ऑथर हैं तो आप, और ऑथर का नाम लास्ट में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऑथर का नाम मेंशन करेंगे, दोनों ऑथर का नाम ब्रैकेट में आ जाएगा, और फर्स्ट ऑथर के बाद आपने एम% सिंबल वाले एंड को मेंशन करना है और फिर सेकंड ऑथर का नाम आएगा। लेकिन इसी एग्जाम्पल को अगर आप नीचे देखें तो अगर ऑथर का नाम पहले आ रहा है तो ऑथर के जो नेम है सोलोमन एंड वज़ीर वो ब्रैकेट से बाहर जाएंगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन ब्रैकेट में आ जाएगी, और जो एंड है वो AND एंड लिखेंगे, एम% एंड सिंबल में नहीं लिखेंगे। ये तब आएगा जब लास्ट में ऑथर का नाम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें ब्रैकेट में जाएंगी। लेकिन अगर ऑथर का नाम शुरू में आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, तो आप ऑथर का नाम ब्रैकेट से बाहर करेंगे और एम% एंड को AND एंड कर देंगे। उसके बाद है पैरेंथेटिकल स्टाइल। अ पैराफ्रेज रीस्टेट समवन एल्स वर्ड्स इन अ न्यू वे। फॉर एग्जाम्पल यू माइट पुट अ सेंटेंस इनटू योर ओन वर्ड्स। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें आप, ये जो डायरेक्ट कोटेशन है आप इसको पैरेंथेटिकल स्टाइल में कर देते हैं, पैराफ्रेज कर देते हैं, उसके वर्ड्स बदल देते हैं, उसकी वोकेबलरी बदल देते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल देते हैं, पंचुएशन उसकी बिल्कुल चेंज हो जाती है, लेकिन मीनिंग रिमेन सेम, उसकी मीनिंग सेम रहती है। इसको हम कहते हैं पैरेंथेटिकल स्टाइल, यानी कि पैराफ्रेज कर देते हैं आप, उसकी मीनिंग सेम रहती है। जैसे एक आप एग्ज़ाम्पल आपके सामने मौजूद है कि पहली एग्ज़ाम्पल में है, ये अगर मिसाल के तौर पे ये डायरेक्ट कोटेशन है तो आपने इसको पैराफ्रेज करना है, तो आप इसको पैराफ्रेज किस तरह करेंगे, उसके वर्ड बदल देते हैं। जैसे शर्लॉक होम्स इन्वेस्टिगेट अ केस, साइकोलॉजिस्ट मस्ट इवेल्युएट ऑल द अवेलेबल डेटा बिफोर मेकिंग अ डिडक्शन। अब आप अगर नीचे देखें तो खान एंड मलिक एडवोकेट या एडवोकेटेड फॉर साइकोलॉजिकल, अब उन्होंने ऊपर कहा इन्वेस्टिगेट और नीचे कहा एडवोकेट, तो वर्ड्स बदल दें, आप उसको पैराफ्रेज कर दें तो ये कोटेशन क्या हो जाती है, पैराफ्रेज हो जाती है, पैरेंथेटिकल स्टाइल हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑथर का नाम जैसे सेकंड एग्जांपल में देखें खान एंड मलिक आ रहा है तो एंड जो है वो AND एंड लिखा आपने,
और मलिक जो है, इनके नाम के बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज़ कर दिया, यानी ब्रैकेट से बाहर अगर स्टार्ट में ऑथर का नाम आएगा और लास्ट में आता है तो ऑथर का नाम भी ब्रैकेट में जाता है। और मैंने ये भी बताया था आपको कि 3 या 3 से ज़्यादा 5 ऑथर्स हैं तो आपने फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम लिखना है और लास्ट ऑथर से पहले आपने एंड लिख के, एंड मलिक मिसाल के तौर पे, और 2014 आपने लिखा। लेकिन अगर यही रिसर्च दोबारा रिपीट होती है तो आपने इन टेक्स्ट साइटेशन में खान लिखा, खान के बाद आपने लिखा इटैल, इटैल के बाद डॉट कॉमा 2014। इसी तरह से अगर 6 या 6 से ज़्यादा ऑथर होते हैं तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टाइम हो या 2-3 बार वो पेपर दोबारा रिपीट हुआ हो, आपने फर्स्ट ऑथर का लास्ट नेम ही लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर खान और फिर उसके बाद इटैल 2014। अब वेब पेज विद ऑथर, अगर वेब पेज आ जाए तो ऑथर के साथ आप किस तरह से उसको मेंशन करेंगे इन टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंसेस में, ये आपके सामने उसकी एग्जांपल है। हैवी सोशल मीडिया यूज़ कैन बी लिंक टू डिप्रेशन एंड अदर मेंटल डिसऑर्डर्स इन टीन्स। अब ये कौन कह रहे हैं, ब्रैकेट में लिखा है एस्मेलिश कह रहे हैं, कॉमा 2019 ब्रैकेट क्लोज हुआ, डॉट आ गया। तो ये तो था वेब पेज के साथ में। तो उसमें आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, जब आप उसका रेफरेंस बनाएंगे तो आपने ऑथर का नाम लिखा 2019 और अगस्त 14, डॉट आ गया। उसके बाद सोशल मीडिया यूज़ में हार्म टीन, ये टॉपिक आ गया आपका, डिसरप्टिंग पॉजिटिव एक्टिविटी, और फिर वो वेबसाइट आ गई। वेबसाइट का आपने एड्रेस दिया पूरा कंप्लीट उसमें। फिर उसके बाद है वेब पेज विद ऑर्गेनाइजेशनल ऑथर। ऑर्गेनाइजेशनल ऑथर हो तो आप किस तरह से लिखेंगे, वहाँ तो पिछली एग्जांपल में ऑथर का नाम मेंशन था वेब पेज में एस्मेलिश, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑथर की बात हो रही है कि ऑथर का नाम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इन टेक्स्ट साइटेशन मिसाल के तौर पे मोर देन 300 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड आर अफेक्टेड बाय डिप्रेशन। अब ये ऑथर का नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO डॉट 2018। तो जब ऑथर का नाम नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप ऑथर की जगह पे लिखेंगे। तो ऑथर की जगह पे आप रेफरेंस लिस्ट जब आप बनाएंगे तो WHO करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉट, फिर आपका ईयर आ गया और टॉपिक आ गया डिप्रेशन और वेबसाइट आ गई। फिर वेब पेज विद नो डेट, जब डेट नहीं होगी वेब पेज पे तो आप क्या करेंगे, इन टेक्स्ट साइटेशन में ये एक एग्जांपल है आपके सामने, इस्टेब्लिशिंग रेगुलर रूटीन्स सच एज एक्सरसाइज कैन हेल्प सर्वाइवर्स ऑफ डिज़ास्टर्स रिकवर फ्रॉम ट्रॉमा। अब ये क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, ND का मतलब है N.D. ब्रैकेट क्लोज है फिर डॉट है। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नो डेट, कोई डेट नहीं है। ND का मतलब क्या है, नो डेट, पढ़ने वाले को खुद समझ में आ जाएगा। तो APA स्टाइल यही है कि तमाम ऑथर्स जो है वो अपनी राइटिंग रिसर्च किसी भी टॉपिक पे हो, फॉर्मेटिंग सेम होगी। तो ND मतलब नो डेट। रेफरेंस एंट्री उसकी इस तरह से हो जाएगी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ब्रैकेट में आ जाएगा नो डेट के लिए, ND रिकवरिंग इमोशनल फ्रॉम डिज़ास्टर, ये टॉपिक आ गया और फिर उसकी वेबसाइट आ गई, एड्रेस उसका। फॉर सोर्सेज सच एज वेबसाइट्स एंड ई-बुक्स दैट हैव नो पेज नंबर, जिनके अंदर पेज नंबर नहीं होता, वेबसाइट्स में, ई बुक्स में, जो इंटरनेट के ज़रिए आप पढ़ते हैं नॉर्मली। तो इन टेक्स्ट साइटेशन फॉर एग्जांपल, अ फ्यू रिसर्चर्स इन द लिंग्विस्टिक फील्ड हैव डेवलप्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन टू इम्प्रूव नेटिव स्पीकर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्सेंटेड स्पीच। अब ये कौन कह रहे हैं, डर्विंग इटैल 2002 और टॉमस 2004। तो अब जब आप इसका रेफरेंस बनाएंगे तो डर्विन ये नाम आ गए ऑथर के और टॉपिक आ गया टीचिंग नेटिव स्पीकर्स टू लिसन टू फॉरेन एक्सेंटेड स्पीच। जर्नल का नाम आ गया जर्नल ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल डेवलपमेंट। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके लिए कारआमद रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।